तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव। ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा GS2 पेपर सेकंड के पार्ट बी, यानी जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र वाला जो पार्ट है उसमें यूनिट 4 का ये टॉपिक है। अब देखते हैं इस टॉपिक में संक्षेप में हम लोग कि क्या क्या इसमें खास बातें हैं और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि, तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है इसको हम लोग 4 चरणों में डिवाइड करके फिर अध्ययन करते हैं। ये जो 4 चरण है ये 30-30 वर्षों का समय लिया गया है और इन 30-30 वर्षों के समय में हम लोग जनसंख्या में आए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। तो देखिए, पहले इसमें लेंगे हम लोग 1901 से लेके 1921 तक। अच्छा, ये जो पहला लिया है हमने ये 20 वर्ष का ही समय लिया है। इसको ले सकते थे हम लोग कब, 1891 से, तो या था 30 वर्षों का। चूंकि इस सिलेबस में हमारे 1901 से दिया है इसलिए 1901 से लिया गया है। तो पहला जो चरण है ये 1901 से 1921 का चरण। इसमें क्या होगा, जनसंख्या इस समय जो थी इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि या फिर अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि कहा गया है। इस काल को क्यों कहा गया है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बढ़ तो रही थी लेकिन बहुत धीमी गति से और बहुत कम बढ़ रही थी। अब कम बढ़ने का कारण क्या था? कम बढ़ने का कारण था कि जन्म दर के बराबर ही लगभग मृत्यु दर भी थी। अब ये मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि इस समय या इस काल में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अकाल पड़े हैं। इसी काल में बहुत सारी महामारियां जैसे प्लेग, चेचक, हैजा, इससे बहुत बड़ी आबादी जो है बीमार होकर और उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। इस वजह से मृत्यु दर इतनी अधिक थी, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो स्थिर है या अवरुद्ध कहलाती है। अगर देख लें इसको हम लोग डेटा में, तो 1901 में भारत की जनसंख्या थी 23.6 करोड़, जो कि 1921 में बढ़ के हो गई है 25.1 करोड़। ये परिवर्तन या वृद्धि दर के रूप में देखें, परसेंटेज के रूप में, तो वृद्धि दर रही है 0.19%, यानी 1% से भी कम है। इसीलिए इस काल को कहा जाता है अवरुद्ध या स्थिर जनसंख्या वृद्धि। 1921 के बाद धीरे धीरे अब परिवर्तन एकदम से आएगा। 1921 में एक खास बात और है, लेकिन इन 4 चरणों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे 1921 वाली बात। तो पहला जो चरण है ये अवरुद्ध या स्थिर जनसंख्या। अब अगले देखते हैं 1921 से 1951 का चरण। इसमें देखिए 1921 में पहले ही देख चुके हैं कि जनसंख्या कितनी थी, 25.1 करोड़, जो 1951 में बढ़ के हो गई 36 करोड़, 36 पॉइंट कुछ है, 36.1 या 36.1 करोड़। ठीक है, वृद्धि दर रही 1.22, यहाँ पे 1 से भी कम है, 1 से भी क्या, आधे से भी कम है। और यहाँ आप देख रहे हैं लगभग 1.5% के आसपास वृद्धि दर हो गई। यानी ये तो समझ में आ रहा है कि वृद्धि अब हो रही है, लेकिन ये जो वृद्धि है ये बहुत तीव्र नहीं है या ऐसी नहीं है जिसको असंतुलित कहा जाए। इस वृद्धि को कहा गया है मर्यादित वृद्धि। ठीक, अब यहाँ पे मर्यादित वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई। पहला जो चरण था वहां पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, या जन्म दर के बराबर हो गई थी लगभग, इसलिए जनसंख्या जिसको कह सकते हैं कि न के बराबर बढ़ रही थी। अब मृत्यु दर में कमी हो गई। मृत्यु दर में कमी का कारण क्या है? वही कारण, बहुत सारी जो महामारियां होती थी जैसे चेचक, हैजा, प्लेग, इन पर नियंत्रण पाया गया। इस वजह से मृत्यु दर घट गई, जन्म दर तो जो थी वही चली आ रही थी, तो अब जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब अगला देखेंगे हम लोग, ये मैंने लिखा है जनांक संक्रमण की प्रथम अवस्था, अभी समझा दूंगा इसको भी आगे। पहले चरण देख लीजिए 4। अब देखिए तीसरा चरण जो है ये लेते हैं हम लोग 1951 से 1981। इसमें क्या हुआ, तीव्र उच्च वृद्धि दर, यानी वृद्धि दर बढ़ तो रही थी और तीव्र गति से बढ़ रही थी। इस काल को यानी 1951 से 1981 का जो काल है इसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। अब कारण क्या था कि यहाँ तो बढ़ रही थी मर्यादित वृद्धि, लेकिन यहाँ पे उच्च तीव्र वृद्धि हो गई क्योंकि मृत्यु दर में अब तीव्र कमी आई। पिछले वाले चरण में हमने देखा कि केवल महामारियों जो कुछ खास थी उन पर नियंत्रण पाया गया था। अब लेकिन क्या हुआ है, अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनका तीव्र गति से विस्तार किया जा रहा है और जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं,
तो जो अकाल मृत्यु होती थी या असामयिक मृत्यु थी उनमें कमी आ गई। तो इस वजह से अब क्या हुआ, मृत्यु दर में तीव्र कमी, और ये जनसंख्या विस्फोट का काल है। जनसंख्या के रूप में देखेंगे तो 36.1 करोड़ थी 1951 में, जो बढ़ के 1981 में 68.3 करोड़ हो गई, और वृद्धि दर हो गई 2.14%। अब ये जो वृद्धि दर देख रहे हैं आप पिछले वाले से, यानी कि 1.22, इससे लगभग दुगनी वृद्धि दर हो गई है ना। वो तो मर्यादित वृद्धि दर थी, ये दुगनी हो गई, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहा गया है। अब देखते हैं हम लोग अंतिम चरण। अंतिम चरण है 1981 से 2011। ठीक है, अब इसमें समझेंगे क्या हुआ। 1981 में 68.3 करोड़ आबादी थी, 2011 में हम लोग जानते हैं 121 करोड़ आबादी हो गई, और वृद्धि दर हो गया 1.91%। ठीक, यानी उच्च वृद्धि दर किंतु मंद होने के संकेत। ये वृद्धि दर जो है ये है तो अभी भी उच्च ही 1.91, यानी लगभग 2% के आसपास है, लेकिन मंद होने के संकेत। कैसे? क्योंकि तुलना करेंगे 2.14 से, तो धीरे धीरे अभी ये घट रही है। और अगर देखें, ये तो हमने देखा वृद्धि दर 1981 से लेके 2011 तक की। अगर अंतिम दशक की बात करें, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में, तो यहाँ पे जो वृद्धि दर है ये 1.64 यानी 1.91 से घट के ये हो गई है, यानी अंतिम के दशक में ये घटते चरण में है, धीरे धीरे घट रही है। तो ये हो गए 4 चरण जिनमें हमने जनसंख्या का अध्ययन किया। तो चलिए अब देखते हैं वो जो छोड़ दिया था हमने कहानी 1921 वाली, कि 1921 की जो वर्ष है ये खास क्यों है। तो 1921 का जो वर्ष है, ये कह लें कि ये जो अंतिम दशक है 1911 से 1921 है ना, ये जो चरण है इसका अंतिम दशक है, 10 वर्षों का समय 1911 से लेके 1921 तक का समय है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ गई। ठीक है, इस दशक में 1911 से लेकर 1921 तक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ गई, और 20वीं शताब्दी का ये अकेला ऐसा दशक है जिसमें जनसंख्या में कमी देखी गई। ठीक है, इसीलिए 1921 ये जो वर्ष है इसको महान विभाजक वर्ष, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई बात 1921 की। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देख लिया हमने भारत में जनसंख्या वृद्धि, अभी आगे देखना है हमको वितरण, वृद्धि, कारण और प्रभाव, ये सब भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विकसित, तो चलिए ये समझना रह गया था हम लोग। यहां मैंने लिखा था जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था, तो अपन समझ लेते हैं जनांकीय संक्रमण होता क्या है ना। इंग्लिश में बोला जाता है इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन के कुछ चरण अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने और समाजशास्त्रियों ने दिए हैं। किसी ने 5 चरण दिया है, किसी ने 3 चरण। तो 3 चरण मुख्य रूप से लिए जाते हैं जो सर्वमान्य माने जाते हैं कि जनसंख्या में किन किन चरणों में परिवर्तन होता है, और इसी से हम ये भी देखते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो अल्प विकसित से विकासशील और अंत में विकसित होता है। तो ये जो यहां हमने लिखा था प्रथम अवस्था या अल्प विकसित जब देश होता है, तो प्रथम अवस्था में क्या होता है? जो जन्म दर होगी वो मृत्यु दर के लगभग बराबर होगी। कारण क्या होगा? अल्प विकसित है, स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं, वही सब रीजन, महामारियां होंगी, इसकी वजह से मरेंगे, अकाल पड़ेंगे, तो लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा होगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होगी। ये ट्रांजिशन की प्रथम अवस्था होती है जो हमने यहाँ देखा था, स्थिर या अवरुद्ध, है ना, वही चीज है ये। जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो गई तो जनसंख्या अवरुद्ध हो जाएगी, बढ़ ही नहीं रही है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रथम हो गई। अब दूसरी जो विकासशील वाली है, इसमें क्या होगा? जो जन्म दर है वो तो पहले जैसे ही रहेगी, लेकिन मृत्यु दर घटने लगेगी।
तो ये जो पीरियड होगा इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जन्म तो उतने ही हो रहे हैं लेकिन अब लोग मर नहीं रहे हैं, दीर्घायु हो रहे हैं। इसी स्थिति में, विकासशील स्थिति में कह सकते हैं, इसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। जो हमने देखा था 1951 से 1981 का जो काल देखा, जो जनसंख्या विस्फोट का काल था, वो यही था। कारण भी पढ़ ही चुके थे अपन, ये था। तो विकास, और जब देश विकसित हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जन्म दर ये भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर ये भी कम हो जाएगी। मृत्यु दर तो पहले से ही कम थी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई। अब जन्म दर कैसे कम होगी, क्योंकि देश विकसित हो चुका है, सभी लोग रोजगार में हैं, सभी लोग शिक्षित हैं, परिवार नियोजन के या छोटे परिवार के महत्व को समझने लगे हैं, इसलिए अब जन्म दर कम हो जाएगी। तो ये है जनांकिकी संक्रमण कहते हैं इसको। चलिए, तो ये चीज हो गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि से लगभग सभी चीज हम लोगों ने देख लिया है। अब थोड़ी बहुत कुछ और चीज देख लेते हैं, जैसे जनघनत्व और आगे वितरण। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं जनसंख्या का वितरण। तो वितरण में हम लोग देखेंगे किन किन राज्यों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, किन क्षेत्रों में है और क्या क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए, राज्यों में अगर देखें सर्वाधिक जनसंख्या में, तो सर्वाधिक जनसंख्या के क्रम जो है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और अंत में है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देख लें कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही है और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 68.8% जो जनसंख्या पॉपुलेशन वो गांवों में निवास करती है, और शेष यानी कि 31.2% जनसंख्या जो है ये निवास कर रही है नगरों में। तो ये हो गया ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का वितरण। और किन राज्यों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है जनसंख्या वाइज। अब जब बात करेंगे हम लोग जनसंख्या का घनत्व, या जिसको बोलते हैं हम लोग जन घनत्व, तो जन घनत्व में सबसे ऊपर है बिहार राज्य, जिसका जन घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है केरल। और अगर इनमें केंद्र शासित राज्यों को भी जोड़ लिया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है दिल्ली का, जो है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार चंडीगढ़ का है 9,252। हो सकता है अभी आप ना समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा है। जब आप देखेंगे कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इससे तुलना करिए बिहार की, पश्चिम बंगाल, केरल या दिल्ली या चंडीगढ़। तो इन सब से समझ में आ जाएगा आपको कि ये जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो सामान्य शब्दों में अगर मैं संक्षेप में समझाऊं आपको तो समझिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, यही कहलाती है जनसंख्या घनत्व। यानी एक वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये जन घनत्व कहलाता है। जितना ज्यादा होगा तो भूमि पर और संसाधनों पर बोझ बढ़ता जाएगा। जैसे भारत का है 382 व्यक्ति, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, उसी भूमि में मान लीजिए वो खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी एक वर्ग किलोमीटर में 382 कर रहे हैं। क्या होगा जब उसी एक वर्ग किलोमीटर भूमि पे 11,297 लोग रहेंगे, तब स्थिति क्या होगी, तब क्या वो लोग कर पाएंगे। तो बस समझ लीजिए इसको शॉर्ट में कि ये होता है जनघनत्व। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये वितरण हो गया, वृद्धि हो गई, और 1901 से वृद्धि भी देख लिया। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव देखते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। बहुत ही सामान्य टॉपिक है, पहले भी आप लोग कई बार इसका अध्ययन कर चुके होंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या होते हैं। पहली चीज अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं है परिवार नियोजन, छोटे परिवार के बारे में, तो ये कारण है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा कारण है रूढ़िवादिता, या इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। इसके अलावा है कम आयु में विवाह। ठीक, इसके अलावा एक कारण
गरीबी भी है, गरीबी के कारण भी लोग जनसंख्या वृद्धि। अब गरीबी कारण क्यों होगा? गरीबी कारण इसलिए होगा कि इनका मानना ये है, गरीब जनता का, कुछ लोगों का, सभी का नहीं कहता हूं मैं, तो कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतनी ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे, उतनी ही ज्यादा इनकम आएगी। इस सोच के कारण भी बढ़ती है। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रमों या परिवार नियोजन के प्रति अरुचि है ना। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का अभाव। सामाजिक सुरक्षा का अभाव से मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं, उनका मानना ये रहता है कि बुढ़ापे का सहारा कौन रहेगा, इसलिए कई बच्चे पैदा करने। मान लीजिए कि जैसे कई कंट्रीज में ऐसा है कि सरकार आपका बुढ़ापे का सहारा रहती है, मतलब कोई भी बीमारी होगी, कोई भी दिक्कत आएगी तो सरकार पूरे पैसे देगी और सेवा के लिए सारी चीजें मुहैया कराएगी। लेकिन ऐसे देशों में जो विकासशील देश हैं, जहाँ पे सभी लोगों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं या उतनी महंगी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, तो वहां पे क्या होगा, इनमें एक सामाजिक सुरक्षा का अभाव होगा। इसके अलावा समाज में जो बढ़ती आपराधिक गतिविधियां हैं, इससे भी लोग डरते हैं। तो बुढ़ापे के सहारे के लिए कई बच्चे की, मान लीजिए कि 1 2 3 4 कमाने के लिए बाहर भी चले गए तो 2 3 और बच जाएंगे जो साथ में ही रहेंगे। तो ये भी एक कारण है। और एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे लैंगिक भेदभाव। यानी अगर शुरुआत में 2 लड़कियां हो गई फिर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, 3 हो गई फिर भी कर रहे हैं, है ना। तो लैंगिक भेदभाव, इससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। लड़के की चाहत में जनसंख्या वृद्धि, ऐसे बहुत सारे कारण निकल आएंगे। अब देखते हैं हम लोग जल्दी से प्रभाव, कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या होंगे। अब देखिए, प्रभाव में अगर देखा जाए तो प्रभाव को भी हम लोग सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक, ठीक है, दोनों में देख लेंगे। नकारात्मक तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाएगा, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाना, ये भी बहुत बड़ी संकट का विषय है। तो खाद्य संकट आएगा और दुनिया भर की चीजें आगे होती जाएंगी। अगर ये सब चीजें होंगी तो आगे चल के संघर्ष या टकराव की स्थिति होगी। जैसा कि आपने अभी मणिपुर के में देखा है कि मूल मुद्दा जो है वो यही है कि संसाधनों पर स्वामित्व को लेकर टकराव होगा। ठीक, तो ये तो हो गए नकारात्मक प्रभाव, और भी हम लिख सकते हैं लेकिन इतने पर्याप्त है, और ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सकारात्मक देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कुछ सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं क्या, तो हाँ, हो सकते हैं। नंबर 1, जनांकिकीय लाभांश। अभी जनांकिकीय लाभांश हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बोल रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि तो हमारी बहुत ज्यादा हो रही है, 121 करोड़ तो 2011 में ही हो गई थी, है ना, बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है, इसमें खास बात यह है कि युवा वर्ग अभी बहुत ज्यादा है हमारे पास। और युवा वर्ग कहने का मतलब कि कार्यशील जनसंख्या, यानी कि जो 16 वर्ष से लेके 59 वर्ष या 64 वर्ष तक जो मानी जाती है, ये जनसंख्या भारत के पास अभी कुछ वर्षों तक विश्व में सर्वाधिक है। यानी हमारे पास सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये है कि सर्वाधिक कमाने वाली जनसंख्या। तो एक तो फायदा ये है कि सर्वाधिक कमाने वाली जनसंख्या है हमारे पास। अब दूसरा फायदा ये हो सकता है जनसंख्या वृद्धि का कि एक बड़ा बाजार, है ना, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही बड़ा बाजार, क्योंकि उतना ही ज्यादा उपभोक्ता है वहां पे, तो एक बड़ा बाजार की उपलब्धता हो जाएगी। और जब बाजार बड़ा होगा तो यहां पे निवेश भी बढ़ेगा।
बाजार बड़ा है, ज़्यादातर लोग निवेश करना चाहेंगे और हमारे पास एक बहुत बड़ी श्रम शक्ति भी है। तो ये कुछ हो गए सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, बाकी हमने देख लिया। छोटा सा टॉपिक था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।